हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आईपीपीबी से संबंधित आज की क्लास है और आज की जो चर्चा का विषय है वो है एईपीएस। आईपीपीबी का पूरा नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आप लोगों को इसको याद रखना है और इसके अलावा जो याद रखने वाली जो चीज है वो ये है कि एईपीएस का पूरा नाम क्या है। तो एईपीएस का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो एईपीएस की ये फुल फॉर्म है और यहां से बनने वाले जो प्रश्न हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का पहला प्रश्न है कि एईपीएस क्या है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली क्या है, इसके बारे में पहला प्रश्न है। और इसका आंसर है कि जो एईपीएस है वो एक पेमेंट सर्विस है जिसके माध्यम से जो बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उनको पेमेंट किया जाता है। कहने का मतलब है कि एईपीएस के माध्यम से दो तरीके के ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को निकाल सकता है। दूसरा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में है कि कोई भी व्यक्ति अपने बैलेंस के बारे में जान सकता है कि उसके खाते में कितना शेष राशि है और इसके अलावा जो भी हिस्ट्री है उसके ट्रांजैक्शन की वो सारी चीजें इस एईपीएस के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है। तो शेष राशि की पूछताछ कर सकते हैं आप लोग, आपका बैलेंस कितना बकाया है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश निकासी कर सकते हैं, आप लोग नगद निकासी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर जैसी बुनियादी यानी कि जो बेसिक बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन्स है उनका भी लाभ आप लोग एईपीएस यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, एईपीएस के तहत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो एईपीएस के तहत नगद निकासी, कैश में आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, बैलेंस की पूछताछ कर सकते हैं, अपने खाते का हिस्ट्री यानी कि मिनी स्टेटमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा आधार से आधार फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं यानी कि एक खाते से दूसरे खाते में आप लोग पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको याद भी रखना होगा कि रिमोट ऑन अस लेन देन क्या है। ये जो वर्ड है ऑन अस, रिमोट ऑन अस, ये जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या है। तो जो बेसिकली जो एईपीएस है वो एक टर्मिनल है। टर्मिनल से मतलब कि कुछ बैंक्स, मोस्टली जो बैंक्स हैं वो एईपीएस की जो सुविधाएं वो उपलब्ध करवाती हैं। एईपीएस एक तरीके का क्या है, प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर के लोग अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं। तो आईपीबी के जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा अगर अन्य बैंक के एईपीएस टर्मिनल पर अगर लेन देन किया जाएगा तो उसे रिमोट ऑन अस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का अकाउंट आईपीपीबी में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है और ये जो व्यक्ति है जिसका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है ये जाकर के अन्य बैंक के जो एईपीएस टर्मिनल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई से संबंधित कोई व्यक्ति है जो कि एईपीएस की सुविधाएं दे रहा है और आईपीबी का कस्टमर जाकर के यहां से पैसा निकालता है तो उस ट्रांजैक्शंस को रिमोट ऑन अस ट्रांजैक्शंस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अस ट्रांजैक्शंस क्या है, ऑन अस लेन देन क्या होता है। तो ऑन अस लेन देन में यह है कि जो आईपीबी का जो कस्टमर्स है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो कस्टमर्स है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एईपीएस टर्मिनल से जाकर के ट्रांजैक्शंस करता है। यानी कि अब जो टर्मिनल है वो एसबीआई या अन्य बैंक का ना होकर के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ही टर्मिनल है, वहां से जाकर के एईपीएस के माध्यम से अगर पैसे निकालते हैं तो उस ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं, उस लेन देन को कहते हैं ऑन अस ट्रांजैक्शंस। इन दोनों टर्म्स को आप लोगों को याद रखना है, थोड़े से टिपिकल है और इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑफ अस ट्रांजैक्शंस। ऑफ अस लेन देन क्या है। तो ऑफ अस ट्रांजैक्शंस में सिंपली ये है कि आपके पास में अभी टर्मिनल कौन सा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का एईपीएस का आपके पास में टर्मिनल है और जो अन्य बैंक के जो कस्टमर्स हैं, चाहे बात करें एसबीआई की, पीएनबी की, जहां पर इन लोगों के खाते हैं और वो लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एईपीएस के टर्मिनल पर आकर के लेन देन करते हैं
तो उसे ऑफ अस ट्रांजेक्शंस या ऑफ अस लेन देन कहा जाता है, और ऐसे ट्रांजेक्शंस को हम लोग इंटर बैंक यानी कि अंतर बैंक ट्रांजेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इन टर्मिनोलॉजीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा टर्म, अधिग्रहणकर्ता बैंक। एक्वायरर बैंक कौन होती है, इसके बारे में भी प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। अधिग्रहणकर्ता बैंक कौन सी बैंक होती है, तो ऐसी बैंक जिसके द्वारा एईपीएस का टर्मिनल की जो सुविधा है वो दी जा रही है। एईपीएस का जो टर्मिनल है वो उन्होंने तैनात किया हुआ है, और इस पर क्या होगा, इस टर्मिनल पर आप लोग कैश विड्रॉल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने अकाउंट बैलेंस के बारे में आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जो सारे जो लेन देन आप लोग करते हैं, जिस बैंक के टर्मिनल पर करते हैं, उस बैंक को क्या कहा जाता है, उस बैंक को कहा जाता है एक्वायरर बैंक या अधिग्रहणकर्ता बैंक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि जारीकर्ता बैंक क्या है, इशूअर बैंक कौन होती है। तो एईपीएस की लैंग्वेज में बात करें तो जारीकर्ता बैंक या इशूअर बैंक वो बैंक है जिसके पास में ग्राहक का आधार से जुड़ा खाता है। कहने का मतलब है कि एईपीएस की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जारीकर्ता जो बैंक है, इशूअर जो बैंक है, ऐसी बैंक मान के चलते हैं जैसे किसी व्यक्ति का खाता एसबीआई में है या पीएनबी में है, या बात करें आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, या बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करें, इन ब्रांचेस में या इन बैंकों में अगर किसी का खाता है और उस खाते से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, तो इस बैंक को क्या कहा जाएगा, इस बैंक को कहा जाएगा इशूअर बैंक। और जो इशूअर बैंक जो होती है, जारीकर्ता जो बैंक होती है, वो एनएफएस नेटवर्क के वे सदस्य या उप सदस्य होने चाहिए, और साथ के साथ एनपीसीआई द्वारा प्रस्तावित एईपीएस पर इसका इनेबल्ड होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक को कहा जाएगा इशूअर बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि आरआरएन क्या है। आरआरएन जो नंबर है वो क्या है, तो आरआरएन जो नंबर है वो एक 12 डिजिट का एक अंक होता है, 12 डिजिट का एक संख्या होती है, 12 डिजिट का एक कोड होता है, जिसे आरआरएन नंबर के रूप में जानते हैं। और इस नंबर से क्या होता है कि जो भी आप लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आरआरएन नंबर से ही उसका पता चल जाता है कि आप लोगों ने क्या ट्रांजैक्शन किया था। आप लोगों ने डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन किया था या आप लोगों ने विड्रॉल का ट्रांजैक्शन किया है, उस नंबर से पता चल जाता है, और वो नंबर एक तरीके से रिकॉर्ड रखने के काम में आता है, या जो लेन देन किया गया है उसकी पहचान रखने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यह पूछा गया है कि यदि कोई ग्राहक, अगर कोई कस्टमर गलत आधार संख्या दर्ज करता है गलती से, या ऐसा बैंक चुन लेता है गलती से जहां उसका खाता नहीं है, तो क्या होगा। यानी कि एक कस्टमर जाता है एईपीएस के टर्मिनल पर, एईपीएस जहां पर भी हो रहे हैं वहां पर जाता है, वहां पर जाकर के जो व्यक्ति एईपीएस कर रहा है उससे जाकर के अपने एईपीएस के माध्यम से कैश विड्रॉल करना चाहते हो, चाहे वो लोग बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट चाहते हो, कुछ भी चाहते हैं, तो वो उस टर्मिनल पर जाकर के एईपीएस करने वाले व्यक्ति को गलती से अपना गलत आधार नंबर दे देते हैं, या जिस बैंक में खाता नहीं है उस बैंक का नाम अगर गलती से ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो एईपीएस करते समय अगर गलती से आधार नंबर आपने गलत डाल दिया, या फिर आप लोगों ने गलत बैंक का चुनाव कर लिया, उस केस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो कि आपने अपने अकाउंट से संबंधित जो आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर ऐड करवाया था, उस पर एक मैसेज जाएगा, और उस मैसेज में लैंग्वेज लिखी होती है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो गया है, रिफ्यूज कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने गलत आधार संख्या या गलत बैंक का चुनाव किया है। और इसके अलावा ग्राहक को
अपने आधार को कई बैंकों से जोड़ सकता है। ग्राहक को क्या करना चाहिए इस मामले में, एईपीएस टर्मिनल पर जाकर के आधार संख्या अपनी सही बतानी चाहिए और जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम भी सही ढंग से लेना चाहिए, और जिससे कि जो ट्रांजैक्शंस है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं की जा सके। मान के चलते हैं कि किसी कस्टमर के पास में एक बैंक में एक से ज्यादा खाते हैं, क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। कैसे? मान के चलते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की बात करें, या बात करें हम लोग एसबीआई की बात करें, या बात करें हम लोग अपनी पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसकी बात करें, किसी भी बैंक के या किसी भी जैसे पोस्ट ऑफिस की बात करें, किसी भी खाते के बारे में बात करें, तो कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट रूप से खाते खुलवा सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति ज्वाइंट खाते खुलवा सकते हैं। और जो लोग ज्वाइंट में है वो लोग अपने नाम से सिंगल अकाउंट भी कई बार चलाते हैं। तो इस केस में क्या है कि जिन लोगों के पास में एक ही बैंक में एक से ज्यादा खाते हैं, चाहे वो ज्वाइंट के रूप में हो चाहे एक सिंगल खाता हो, यानी कि सिंगल खाता भी है उस व्यक्ति का और ज्वाइंट में भी किसी खाते में अगर वो जुड़े हुए हैं, तो उस केस में अगर वो एईपीएस करना चाहते हैं तो किस अकाउंट से आप लोग एईपीएस करना चाहते हैं, ये इसका जो चयन है वो संभव नहीं है। सिंपली जो आपका प्राइमरी अकाउंट होगा, प्राइमरी अकाउंट वो बैंक सेट करती है जहां पर आपके खाते हैं। जैसे आपके खाते एसबीआई अकाउंट में है तो एसबीआई ये डिसाइड करेगी कि आपका जो ज्वाइंट अकाउंट है या जो सिंगल अकाउंट है, इनमें से किसी एक को वो प्राइमरी अकाउंट के रूप में सेट करेंगे, और जो भी अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट के रूप में सेट होगा, चयनित होगा, उसी अकाउंट से एईपीएस पर जब आप लोग जाओगे आधार नंबर के साथ में, तो वही खाता आपको शो करेगा और उसी खाते से आपका पैसा है वो डेबिट किया जाएगा, यानी कि प्राथमिक खाते से आपका पैसा है वो डेबिट किया जाएगा। और ट्रांजैक्शन के समय पर लेनदेन के समय पर कस्टमर बैंक का चयन नहीं कर सकता है कि आप लोगों को कौन से अकाउंट से पैसा लेना है, ज्वाइंट अकाउंट से लेना है या सिंगल अकाउंट से लेना है। इस तरीके का कोई भी चयन नहीं किया जाता है। जो भी खाता प्राइमरी के रूप में सेट होगा उस बैंक के द्वारा, उसी अकाउंट से एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 में पूछा गया कि क्या एईपीएस के माध्यम से लेनदेन करने में सक्षम होने के लिए ग्राहक को विशेष रूप से अपने बैंक के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है क्या, यह पूछा गया है। तो इसका आइडियली रूप से इसका जो आंसर है वो है नो, इसका आंसर है नो। और इसके साथ साथ में मतलब एक जो बैंक है वो क्या चाहती है आप लोगों से, एक बैंक आपसे ये चाहती है कि आपके बैंक अकाउंट से आधार नंबर का लिंक्ड होना आवश्यक मानती है। वो चाहती है कि आपका जो आधार नंबर है वो बैंक के खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हालांकि पंजीकरण की प्रक्रिया में सेवा प्रदान करने वाला जो जारीकर्ता बैंक है उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगी, और कृपया उस बैंक से जांचें जहां आप आधार से जुड़ा बैंक खाता रखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, सिंपली जो एईपीएस से जो लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर आपका एईपीएस का मतलब ही क्या है, एईपीएस का मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगर आपका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग उस अकाउंट के बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, और भी जो भी सुविधाएं उनका लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि ग्राहक के पास उसके बैंक में उसके आधार नंबर से जुड़े कई खाते हैं, वह खाता संख्या कैसे निर्दिष्ट कर सकता या कर सकती है जिससे लेन देन किया जाना है। सिंपली इसमें यह पूछा गया है कि कस्टमर के पास में एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक में अकाउंट है, और उस बैंक अकाउंट में उसके बैंक में उसके आधार नंबर से जुड़े कई खाते हैं, यानी कि आधार नंबर से जुड़े कई खाते हैं, तो वो खाता संख्या जिससे पैसे निकालना चाहते हैं उसका निर्दिष्ट कैसे करें, उसका चयन कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपसे यह प्रश्न पूछा गया, यदि कस्टमर के पास में आधार से जुड़े एक बैंक में कई खाते हैं, मल्टीपल खाते हैं एक बैंक में,
तो AEPS के माध्यम से केवल आधार से जुड़ा हुआ जो प्राइमरी सेट अकाउंट होगा उस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो चाहे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो। प्राइमरी जो अकाउंट है वो लिंक होगा उससे निर्दिष्ट करने या बदलने के लिए। कहने का मतलब है कि ए अकाउंट आपका प्राइमरी के रूप में सेट कर दिया बैंक ने कि ये जो आपका अकाउंट है ए नंबर वाला वो प्राइमरी है, बी वाला आपका प्राइमरी नहीं है। आप चाहते हैं कि इस अकाउंट से मुझे पैसे ही नहीं निकालने हैं या इसमें मुझे पैसे ही नहीं रखने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ बी नंबर के अकाउंट में पैसे रखने हैं, तो सिंपली आप लोग जाओगे बैंक में और संबंधित बैंक में जाकर के कहोगे कि मुझे बी नंबर का अकाउंट प्राइमरी के रूप में सेट करना है और इसी से मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आपका जो बी नंबर का जो अकाउंट नंबर है उसे प्राइमरी सेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग AEPS के माध्यम से बी नंबर के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कि यदि ग्राहक के कई बैंकों में उसके आधार नंबर से जुड़े कई खाते हैं तो निकासी के लिए कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। सिंपली इसमें यह पूछा गया है कि आपके पास में ए बैंक में, बी बैंक में और सी बैंक में, ए बैंक में, बी बैंक में, सी बैंक में आपके पास में 3 खाते हैं अलग अलग, 3 बैंक अलग अलग हैं, 3 खाते अलग अलग हैं, आधार नंबर आपका एक ही जुड़ा हुआ है तीनों खातों में, यानी कि आपका आधार तीनों से लिंक है। तो आप लोग कैसे ट्रांजैक्शंस करोगे? तो चूंकि जो खाता है वो अलग अलग है, यानी कि एक बैंक में एक ही खाता है और अलग अलग बैंकों में अलग अलग खाते हैं, तो जब भी आप लोग AEPS से ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप लोगों को जिस बैंक से ट्रांजैक्शन करना है, ए नाम की बैंक से करना है या बी नाम की बैंक से करना है या सी नाम की बैंक से करना है, जिस बैंक से आपको ट्रांजैक्शन करना है उसको आप AEPS में जब आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक का नाम आपसे चयन करने के लिए पूछा जाएगा। आप लोग जिस अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं, ए नाम की बैंक से निकालना है, बी नाम की बैंक से निकालना है या सी नाम की बैंक से निकालना है, जहां से भी आपको पैसा निकालना है उसको आप चूज करें और उसके बाद में आप लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि क्या आईपीबी में खाता रखने वाला ग्राहक अन्य बैंक टर्मिनलों से पैसे निकालने के लिए AEPS का यूज कर सकता है क्या, उपयोग कर सकता है क्या, यह पूछा गया है। सिंपली आपसे क्या पूछा गया है कि एक कस्टमर का खाता IPPB में है और ये जो व्यक्ति है वो अन्य बैंक जैसे SBI या PNB के जो AEPS के टर्मिनल है वहां पर जाकर के अपने IPB के अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं, तो क्या वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो पाएगा, या ये पूछा गया क्या ये सेवा उपलब्ध है। तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जिसके पास में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है वो किसी अन्य बैंक के AEPS टर्मिनल पर जाकर के आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यह सलाह दी जाती है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पास में बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं, GDS, पोस्टमैन्स और अदर डिलीवरी एजेंट्स हैं या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से आप लोग अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं। किसी अन्य बैंक के AEPS टर्मिनल पर जाकर के आप लोग पैसे निकालना नहीं चाहते हैं तो आप लोगों के पास है बहुत सारे ऑप्शंस IPPB प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि क्या ग्राहक को लेन देन के लिए आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता है। सिंपली आपसे यह पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को AEPS करना है, चाहे वो अपने खाते से करे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाले से करे, चाहे अदर बैंक के अकाउंट से करे, क्या उसके लिए आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर है वो है यस, क्योंकि AEPS का मतलब है आधार सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार नंबर आप लोग ले जाएं पर्सनली या ना ले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल जो भी है उससे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप लोग आधार के माध्यम से भी पेमेंट्स कर सकते हैं, AEPS कर सकते हैं आधार के माध्यम से। और अपने जो OBD है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जिससे आपकी ये पहचान होती है कि जो खाता है वो आप ही का है, उसमें आप लोग आधार कार्ड भी ले सकते हैं,
पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसको ले जा सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जाएं आप लोग जैसे जिस पर ओटीपी आता है, और आधार नंबर अगर ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जाएं, आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य रूप से आधार कार्ड को रखना, साथ रखना कंपलसरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि लेन देन सफलतापूर्वक संसाधित या पूर्ण हो चुका है। सिंपली ये पूछा गया है कि अगर आप लोग एपीएस से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उसके अकाउंट से आप लोगों ने कितने पैसे निकाले, क्या उसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या फेल्ड हुआ, उसको कैसे पता चलेगा। उसको दो तरीके से पता चल सकता है। ट्रांजैक्शन की जो स्थिति है वो एम एटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। एम मतलब माई एटीएम के माध्यम से आप लोग इस सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आपका ट्रांजैक्शंस आप लोग एपीएस के माध्यम से करते हैं, चाहे वो कैश विड्रॉल की बात करें, बैलेंस इंक्वायरी की बात करें, चाहे मिनी स्टेटमेंट्स की बात करें, कुछ भी आप लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से आप लोगों को सूचना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया क्या एईपीएस नगद निकासी और फंड ट्रांसफर लेन देन पर कोई सीमा है, अगर है तो क्या सीमाएं हैं। सिंपली यह है कि किसी व्यक्ति को एईपीएस करवाना है, चाहे वो एईपीएस अपनी बैंक से करवाना हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से करवाना हो, चाहे अदर बैंक से करवाना है, तो सिंपली ये पूछा गया क्या इसके लिए कोई लिमिट्स है क्या, एईपीएस कितने रुपए का करना है मैक्सिमम, इसके लिए कोई लिमिट्स है क्या। फंड ट्रांसफर जो करते हैं उस पर कोई लिमिट्स है क्या, कितने लाख का करना है या कितने हजार का करना है, क्या ऐसी कोई लिमिट्स है क्या। तो बेसिकली जो अधिग्रहणकर्ता जो बैंक होती है, एक्वायरर जो बैंक होती है, वो बेसिकली अपने लिए क्यों मना करेगी। कहने का मतलब है कि जिसका एईपीएस का टर्मिनल है वो क्यों मना करेगा कि अदर बैंक से या सेम बैंक के अकाउंट से कितने पैसे निकाले, वो क्यों मना करेंगे। जितना ज्यादा पेमेंट करेंगे आप लोग एईपीएस के माध्यम से, जितना लंबा यानी कि जितने ज्यादा अमाउंट का पेमेंट करेंगे आप लोग, उतना एईपीएस का आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, जो भी एक्वायरर बैंक है उसको मिलेगा। तो एक्वायरर बैंक की तरफ से कोई लिमिट्स नहीं होती है, लेकिन जिस बैंक का अकाउंट होता है, जारीकर्ता जो बैंक होती है, वो अपने कस्टमर्स की देखभाल करने के लिए यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए या किसी अन्य कारण से वो लिमिट्स लगाते हैं। जैसे एईपीएस अगर आईपीबी वालों का है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स वालों का अगर एईपीएस है, तो वो लोग किसी प्रकार की कोई लिमिट्स नहीं रखते। जब टर्मिनल किसी अन्य बैंक का होगा, एईपीएस का अन्य बैंक का टर्मिनल है, तो वहां पर कोई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाला व्यक्ति जाएगा तो उसके लिए लिमिट्स आईपीबी रखता है। कोई व्यक्ति अन्य बैंक अकाउंट में अन्य बैंक के अकाउंट्स को लेकर के एईपीएस टर्मिनल आईपीबी वाले के पास में आता है, तो आईपीबी क्यों मना करेगा, क्यों हमें पैसा नहीं निकालना है, वो तो मैक्सिमम पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि जो अधिग्रहणकर्ता जो बैंक होती है वो लिमिट्स नहीं लगाती है, एक्वायरर बैंक्स जो होती है वो लिमिट्स लगाती है। और बेसिकली जो एनपीसीआई है उन्होंने एक लिमिट लगाई है कि एईपीएस जो कि फाइनेंशियल रूप से ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं, वो एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपए से ज्यादा का नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग अभी के लिए लिमिट्स याद रखें, 10,000 आंसर है। एईपीएस के माध्यम से मैक्सिमम जो लिमिट है पैसे निकालने की एक एईपीएस में वो है 10,000 रुपए की। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि मेरा अन्य बैंक के साथ एक संयुक्त खाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास में एक बैंक में संयुक्त रूप से खाता है, यानी कि एक से ज्यादा लोग मिलकर के उस अकाउंट को खोल चुके हैं, तो क्या आईपीबी द्वारा दी जाने वाली एईपीएस सेवाओं मेरे लिए उपलब्ध है क्या। यानी कि अगर मान के चलते हैं किसी व्यक्ति का एसबीआई में ज्वाइंट अकाउंट है या पीएनबी में ज्वाइंट अकाउंट है, तो एईपीएस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाले जो एईपीएस टर्मिनल है, क्या इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं क्या। अगर निकाल सकते हैं, क्या संयुक्त खाता धारकों की अतिरिक्त सहमति की आवश्यकता होगी।
यानी कि दो लोगों मान के चलते हैं, 2 लोग या 3 लोगों ने मिलकर के कोई जॉइंट अकाउंट खुलवाया। मान के चलते हैं कि ए नाम के व्यक्ति को पैसे निकालने हैं और वो एईपीएस टर्मिनल यूज कौन सा कर रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाला, और जो खाता है वो कहां पर है, वो अन्य बैंक में है, ज्वाइंट रूप से अन्य बैंक में खाता खुला हुआ है, एसबीआई या पीएनबी में खुला हुआ है। तो ए नाम का व्यक्ति पैसा निकालना चाहता है, तो वो ये पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या इस ट्रांजेक्शन के लिए जो बी और सी जो 2 अन्य व्यक्ति हैं, क्या इनकी सहमति भी जरूरी है क्या? तो एईपीएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संयुक्त खाते से पैसे निकाल सकता है पैसे, और इसके लिए अन्य जो व्यक्ति उसमें ज्वाइंट रूप में है उनकी अतिरिक्त सहमति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया क्या एईपीएस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई आयु मानदंड है क्या, कोई एज का कोई फैक्टर है क्या, कि कितने साल का व्यक्ति इस एईपीएस ट्रांजैक्शन को कर सकता है, 10 साल से ज्यादा का कर सकता है या कम का कर सकता है, क्या ऐसी कोई लिमिट्स है? क्या 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क ऐसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं क्या? यानी कि 10 साल से कोई व्यक्ति बड़ा है, 18 साल से कम का है, तो क्या कोई 10 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है लेकिन वो अभी वयस्क नहीं है, 18 साल का नहीं है, क्या वो एईपीएस सुविधाओं का लाभ ले सकता है क्या? क्या 10 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति ऐसी सेवाओं का लाभ ले सकता है क्या? तो एईपीएस नाबालिगों के लिए अनुमति है, लेकिन ये जो अनुमति है, ये जो लिमिट्स हैं एज की, वो कौन लगाता है? इश्यूअर बैंक लगाता है, जारीकर्ता बैंक इसको लगाता है। यानी कि ये जो लिमिट्स है वो जारीकर्ता बैंक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि ग्राहक का खाता डेबिट हो गया और उसे अपने बैंक से पुष्टि भी प्राप्त हो गई, लेकिन एमएटीएम या सीबीएस में लेन देन पूरा नहीं हो सका है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति का एसबीआई में खाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एईपीएस टर्मिनल पर आकर के वो लोग पैसे निकालना चाहते हैं, एसबीआई अकाउंट से मैसेज आ गया कि पैसा आपका कट गया, डेबिट हो गया, निकल गया, लेकिन एईपीएस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाला जो टर्मिनल है वहां से पैसे निकले ही नहीं, वहां से जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, यानी कि कस्टमर का पैसा तो कट गया, आईपीबी वाले पैसा नहीं दे रहे क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में सामान्यतः बात करें, जो पॉसिबिलिटीज है उसकी बात करें, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो अनसक्सेसफुल माना जाएगा, और अगर किसी भी तरीके से आपका पैसा कट गया आपके अकाउंट से, तो जो पैसा है वो आपको रिफंड किया जाएगा। वो कितने दिनों में रिफंड किया जाएगा? तो अभी की जो बात करें, फिलहाल की जो बात करें, अपडेटेड डाटा की बात करें, तो आरबीआई के अनुसार 24 घंटे में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका पैसा आपके खाते में नहीं जाता है तो 5 दिन तक आप लोग इंतजार करें, और फिर भी आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच रहा है, जिस बैंक से आपका पैसा कटा है वहां पर जाकर के आप लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं, और आपका पैसा 101% रिफंड होगा ही होगा। आपका पैसा कहीं भी फंसेगा नहीं, इस बात की गारंटी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या अन्य बैंक्स देते हैं। और इसी के साथ एईपीएस से संबंधित जो एमसीक्यूज थे, जो क्वेश्चंस और आंसर्स थे, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।